हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। इससे पहले हमने संघ लोक सेवा आयोग को कंप्लीट किया था और दोस्तों उसके एमसीक्यूज़ और इसके जो एमसीक्यूज़ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, दोनों को मैं एक साथ आपको बताऊंगी जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, संघ लोक सेवा आयोग में भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग के गठन की बात इसमें कही गई थी। जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कहा गया कि संघ के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग लोक सेवा आयोग का गठन होगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसके बाद कब कहा गया? 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 एक के अनुसार, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद संविधान में कहा 315 एक में यह लिखा गया कि प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 315 एक में प्रांतों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। अब दोस्तों एक बात जान लीजिए कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन? 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो उसके पहले मध्य प्रदेश मध्य भारत के अंतर्गत आता था। जो मध्य प्रदेश था हमारा, वह मध्य भारत के अंतर्गत आता था, जिसमें भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का कोई आयोग नहीं बनाया गया था। जो भोपाल था और विंध्य क्षेत्र के लिए कोई भी आयोग नहीं बना था। तो जो भर्तियां होती थी, जो भर्ती परीक्षाएं होती थी, तो वह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी करवाता था। इसके पश्चात राज्य में पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। किस अधिनियम के तहत? पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। एवं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जो धारा 118(3) इसमें जोड़ी गई। तो कौन सी धारा जोड़ी गई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 118(3) जोड़ी गई, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 118(3) में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इससे संबंधित धारा 315 भी है। तो 315 एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। एवं अधिनियम जो अधिसूचना जारी की गई थी वह 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी। अधिसूचना 27 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी जो प्रकृति है वह संवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा गया है संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद के बारे में। इसके बाद इसको देख लेते हैं हम। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका इंदौर में है। प्रथम अध्यक्ष डीबी रेगे, जो कि 1 नवंबर 1956 से 17 सितंबर 1957 तक रहे। प्रथम अध्यक्ष थे डीबी रेगे, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं वे हैं राजेश लाल मेहरा। वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा। सदस्य जो अभी वर्तमान में हैं वे हैं कृष्णकांत शर्मा और चंद्रशेखर रैकवार। वर्तमान सचिव प्रबल सपहा है। वर्तमान सचिव कौन है? प्रबल सपहा। और वर्तमान उप सचिव राखी सहाय है।
दोस्तों ये याद रखिएगा, अभी तक कोई भी महिला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष भी कोई महिला नहीं बनी है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। इसके बाद ये याद रखिएगा कि MPPSC के 14वें अध्यक्ष जो प्रदीप कुमार जोशी थे, उन्हें UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी तक कौन MPPSC का चेयरमैन था, जो UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। तो प्रदीप कुमार जोशी जो हैं वे UPSC के चेयरमैन बनाए गए हैं, है ना। प्रदीप कुमार जोशी का नाम याद रखिएगा। अब दोस्तों हम इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग में हमने अनुच्छेदों को पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दूंगी, जिससे आप लोगों को एक अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 315 जो है राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 315 एक राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान होगा यह कहता है। तो यह 1 नवंबर 1956 को लोक सेवा आयोग के गठन की बात इसमें कही गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 316 जो है उसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में बताया गया है। जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे लोक सेवा आयोग के, तो राज्य के अध्यक्ष व सदस्य को कौन करेगा अपॉइंट? राज्यपाल अपॉइंट करेंगे। जो राज्यपाल होंगे राज्य के, वही अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद इनकी योग्यताओं की बात करते हैं। तो योग्यताएं, आधे सदस्यों को भारत सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव की बात इसमें कही गई है। तो जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्य हैं, तो इसमें 10 जो मान लो कि 8, मान लीजिए कि 8 सदस्य हैं, तो 8 में से 4 सदस्य जो होंगे उन्हें प्रशासनिक अनुभव होना जरूरी है 10 वर्ष का। अभी जितने सदस्य हैं उसमें से 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है ना। तो 8 है, तो 8 में से 4 को 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 316 एक ए। तो अनुच्छेद 316 एक ए जो है यह कार्यकारी अध्यक्ष की बात करता है। अभी कोई अध्यक्ष, उनका पद खाली है, जैसे राज्यपाल द्वारा सदस्यों में किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई भी अध्यक्ष है, वह पद में नहीं है, या उसका पद खाली है, या किसी कारण से उसने अभी पद छोड़ दिया है, तो ऐसे में राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये लिख दिया है मैंने, कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं, तो अगर जो अध्यक्ष है वह अनुपस्थित रहता है या पद से रिक्त है, तो स्टेट PSC में, MPPSC में राज्यपाल उस पद पर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। तो हमारे जो अभी राजेश लाल जो मेहरा हैं, राजेश लाल मेहरा, ये भी कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए गए थे, जो कि लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, लेकिन इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन अब ये अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यह किस संशोधन में ऐसा कहा गया है? तो यह 15वां संविधान संशोधन 1963 में यह बात कही गई है। अब 316(2) जो है, तो 316(2) में, अनुच्छेद 316(2) में पदावधि व त्यागपत्र की बात कही गई है। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष बताई गई है और आयु 62 वर्ष बताई गई है। दोस्तों हमने संघ लोक सेवा आयोग में देखा था कि अध्यक्ष और सदस्य की आयु वो पदावधि 6 वर्ष तो थी, लेकिन आयु 65 वर्ष थी, लेकिन स्टेट PSC में 62 वर्ष बताई गई है। त्यागपत्र अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य का त्यागपत्र राज्यपाल को ये देंगे, है ना। तो पदावधि कितनी होगी? 6 वर्ष या 62 वर्ष। और त्यागपत्र किसे देंगे? ये राज्यपाल को देंगे। इसके बाद अनुच्छेद 316(3) में पुनः उसी पद पर नियुक्ति की बात कही गई है। पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी, यह
कहा गया है। अगर अध्यक्ष जो अभी राजेश लाल मेहरा हैं तो वह पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होंगे। हाँ, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं या अन्य किसी राज्य के सदस्य बन सकते हैं, बट वो जो अभी जो अध्यक्ष हैं वह दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 317 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 317 में अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की बात कही गई है। जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे इनके हटाने की प्रक्रिया की बात इसमें कही गई है, जिसमें स्टेट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, है ना। किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। तो यह राष्ट्रपति की बात करता है, सॉरी मैंने यहाँ राज्यपाल लिख दिया है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, यहाँ राज्यपाल का रोल नहीं होगा। तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, चाहे वह किसी भी राज्य का हो और संघ का हो। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया की बात इसमें कही गई है। परंतु कब? जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा ले, है ना। राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति है जिसके प्रति आरोप लगा है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा। जांच के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो उसके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, तो उसके बाद फिर वह पद से हटाया जाएगा। तो यह बात संविधान के अनुच्छेद 145 में कही गई है। कौन से अनुच्छेद में कही गई है यह बात? संविधान के अनुच्छेद 145 में यह बात कही गई है। अब अनुच्छेद 317(2) की हम बात करें तो अनुच्छेद 317(2) जांच के दौरान निलंबन की बात करता है। देखिए दोस्तों, निलंबन और हटाना दोनों में बहुत अंतर है ना। तो निलंबन जो है, तो जांच के दौरान निलंबन की बात करता है, तो निलंबन जो है राज्यपाल करेंगे अध्यक्ष एवं सदस्यों का। निलंबन को मैं ऐसे समझाती हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप है और उस आरोप की जांच करने के लिए उस व्यक्ति को हटाया जाता है या निलंबित किया जाता है जब तक जांच चल रही है। और मान लीजिए कि आरोप लगा जनवरी में, है ना। आरोप कब लगा? आरोप लगा जनवरी में और मई तक जांच चली। तो जो बीच के 4 महीने हैं, तो उन 4 महीनों तक उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगा है तब तक उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये 4 महीने के लिए जब व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाएगा, तो उस बीच में कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है ना। कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है। और ये 4 महीने जो रहेंगे, तो 4 महीने के लिए जो राज्यपाल होंगे वह उस व्यक्ति को निलंबित कर देंगे। तो राज्यपाल जो रहेगा वह निलंबित ही कर सकते हैं, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, है ना। ये याद रखिएगा, निलंबित राज्यपाल कर सकते हैं, बट हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। अब इसके बाद 317(3) क्या कहता है? 317(3) में अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के अन्य आधार की बात कही गई है, जिसे मैंने बताया है संघ लोक सेवा आयोग में, जिसमें दिवालिया हो, अन्य लाभ के पद पर ना हो, मानसिक व शारीरिक अक्षमता हो, आदि आदि। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी प्रत्येक आयोगों में चली आ रही है कि हटाने के अन्य आधार जो भी है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 317(4) जो है ये भी कदाचार की बात करता है। अनुच्छेद 317(4) कदाचार की बात करता है। तो कदाचार में सरकार के किसी कार्यों को करने का इच्छुक हो या किसी कंपनी से करार करना ही कदाचार कहलाता है। बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 318 से पढ़ेंगे, जिसमें अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्तों की बात कही गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो
अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें, जिससे मैं आपके और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश आपको मैं करूँगी, अच्छे से अच्छा टॉपिक और अच्छे से अच्छी सरल भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ सारी चीज़ों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।